फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन। अगर आसान शब्दों में, सरल शब्दों में मैं आपको कहूं तो साझेदारी का समापन या साझेदारी का विघटन होता है किसी एक साझेदार के फर्म से सेवानिवृत्त होना, या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 साझेदार जो है वो फर्म में अवश्य बने रहें। यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति, साझेदार की मृत्यु, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, या किसी भी जो मूलभूत शर्त है साझेदारी की उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है तो वह साझेदारी का समापन कहलाएगा। जबकि फर्म का समापन यानी साझेदारी का समापन प्लस उसके साथ ही जो फर्म का व्यवसाय है वह बंद कर दिया जाए, फर्म की संपत्तियां बेच दी जाए और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाए, तब वह कहलाएगा फर्म का समापन। साझेदारी का समापन सभी साझेदारों के मध्य जो संबंध है उनमें परिवर्तन हो जाना, जबकि फर्म का समापन, फर्म का विघटन यानी सभी साझेदारों के मध्य जो आर्थिक संबंध थे वे समाप्त हो जाना, उनके द्वारा व्यापार जो है अब कंटिन्यू नहीं कर पाना। जैसा कि साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 39 के अनुसार क्या लिखा है, सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं। यानी मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, अगर मोहन एक साझेदार है, उसका क्या हो जाता है, अन्य साझेदारों से साझेदारी का विघटन है तो फर्म का विघटन नहीं है। लेकिन सभी साझेदारों के मध्य अगर साझेदारी का विघटन हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, फर्म का विघटन। इससे आशय है कि अधिनियम समस्त साझेदारों के मध्य और कुछ साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद में भेद करता है। अगर कुछ साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद होता है तो वो साझेदारी का समापन हो सकता है, लेकिन फर्म का समापन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जबकि सभी साझेदारों के मध्य अगर संबंध नहीं रहते हैं, किसी प्रकार के आर्थिक संबंध नहीं है, व्यापार नहीं करना है, व्यापार की संपत्तियां बेच दी जाए तो वह फर्म का समापन या फर्म का विघटन कहलाता है। तथा समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। कोई एक साझेदार साझेदारी से अलग हो जाता है या कोई एक साझेदार साझेदारी में सम्मिलित हो जाता है तो पुरानी साझेदारी का विघटन है, पुरानी साझेदारी का समापन है, उसके स्थान पर नई साझेदारी स्थापित हो जाएगी। जबकि सभी के मध्य संबंध समाप्त हो जाना फर्म का समापन या विघटन कहलाएगा। इस तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा विघटन के पश्चात फर्म की पुस्तकों को बंद करने की गतिविधियों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं। जैसे ही फर्म का समापन होता है, फर्म का विघटन होता है, फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाएगी, हिसाब किताब किया जाएगा, संपत्तियां बेच दी जाएगी, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई गतिविधि नहीं होगी। यानी कि नया माल खरीदना, नया माल बेचना, प्रोडक्शन करना, लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन करना, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। केवल और केवल पुस्तकें बंद करना है, संपत्तियां बेचना है, दायित्वों का भुगतान करना है। फर्म के विघटन के पश्चात समस्त परिसंपत्तियों को बेचा और दायित्वों का जो है भुगतान कर दिया जाता है। किस प्रकार, देखिए, साझेदारी के समापन से आशय किसी साझेदार का फर्म में प्रवेश करना, फर्म से सेवानिवृत्त होना,
साझेदार की मृत्यु अथवा साझेदारी की किसी मूलभूत शर्त में परिवर्तन होना है। यानी व्यापार निरंतर चलता रहेगा, व्यापार जो है बाधित नहीं होगा, बंद नहीं होगा। व्यापार जो है आपका बंद नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है साझेदारी के समापन में। जबकि फर्म का समापन क्या होता है? फर्म के समापन से आशय सभी साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध समाप्त हो जाना, व्यापारिक कार्य बंद कर देना, व्यापार की समस्त संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर देना। अर्थात व्यापार बंद हो जाता है, व्यापारिक गतिविधियां जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, संपत्तियां बेच दी जाएगी, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाएगा। ये दोनों में जो है बेसिक अंतर अपने को पता होना चाहिए। साझेदारी का समापन किसी एक साझेदार या कुछ साझेदारों का उस साझेदारी से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, लेकिन व्यापार कंटिन्यू रहेगा। साझेदारी की शर्तों में परिवर्तन आ जाना, लेकिन व्यापार जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जबकि जो फर्म का समापन है ये व्यापार को बंद कर देता है, संपत्तियां बेच दी जाएगी, दायित्वों का भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। साझेदारी का विघटन, जैसा कि अभी हमने बात किया था, साझेदारी का विघटन मतलब क्या होता है? साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं, कुछ नया आ जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। जो राम और श्याम में लाभों का बंटवारा होता, अब वह राम, श्याम और मोहन के मध्य होगा। तो राम, श्याम, मोहन में बराबर के अनुपात में होगा। हो सकता है वह अब 5:3:2 में हो जाए या 3:2:1 में हो जाए, यानी कि उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाए। जो राम, श्याम, मोहन थे, हो सकता है उसमें से मोहन जो है वो सेवानिवृत्त हो जाए, यानी कि साझेदारों के मध्य संबंध जो है वो पुनर्गठित हो जाएंगे, कुछ नया रूप ले आएंगे, कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु फर्म अपने व्यवसाय को पहले की भांति करती है,
साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। व्यापार बंद नहीं होगा, शर्तें चेंज हो जाएगी। किस प्रकार से? साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाना, यह साझेदारी का समापन है, फर्म का समापन या विघटन नहीं। नए साझेदार का प्रवेश, यह निश्चित रूप से साझेदारी का समापन है। जो पुरानी साझेदारी थी वह समाप्त हो जाएगी, उसके स्थान पर नई साझेदारी जो है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगी। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, किसी प्रकार से कोई साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है। समस्त नहीं, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, मृत्यु हो जाती है, या साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो ये क्या है? यह साझेदारी का समापन है, फर्म का समापन या फिर फर्म का विघटन नहीं। निर्दिष्ट कार्य का समापन, यदि साझेदारी इसी के लिए गठित की गई है, कोई ऑब्जेक्ट विशेष को ध्यान में रखते हुए साझेदारी बनाई गई है, जैसे कि एक भवन बनाना है जिसके लिए साझेदारी का निर्माण, जैसे ही भवन का कार्य समाप्त होगा साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे एक पुल बनाने के लिए राम और श्याम ने साझेदारी की है, जैसे ही पुल का निर्माण पूरा होगा राम और श्याम के मध्य साझेदारी का समापन। क्या वे आगे कार्य नहीं करेंगे? अगर वे आगे कार्य नहीं करते हैं, संपत्तियां बेच देते हैं, दायित्व का भुगतान कर देते हैं, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा आपके फर्म के समापन में। नहीं तो साझेदारी का समापन है, वो कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, अगला कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कुछ लाभ हानि अनुपात में चेंजेस कर सकते हैं, यह आपका साझेदारी का समापन है। जैसे कि विशिष्ट साझेदारी, जैसे राम तथा श्याम द्वारा सड़क बनाने हेतु साझेदारी की, सड़क निर्माण कार्य समाप्त होने के साथ ही साझेदारी का समापन हो जाता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि अब वे कोई और कार्य नहीं करेंगे। हो सकता है ये सड़क निर्माण का कार्य समाप्त हो, तब तक कोई दूसरा कार्य शुरू हो जाए, कोई भवन पुल बनाना या फिर किसी और सड़क निर्माण के कार्य के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, साझेदारी कंटिन्यू चलती रहेगी। जो नियम शर्तें हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा, बस उस ऑब्जेक्ट विशेष के लिए जो साझेदारी थी वो समाप्त, लेकिन फर्म का समापन नहीं है जब तक कि संपत्तियां बेच ना दे, दायित्व का भुगतान ना हो जाए, फर्म व्यापार करना बंद ना कर दे। इसी के आधार पर आगे लिखा साझेदारी की अवधि का समापन, यदि साझेदारी एक निर्धारित समय अवधि के लिए की गई है। राम और श्याम ने 2 वर्ष हेतु साझेदारी की, 2 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई, साझेदारी का समापन। राम और श्याम ने अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक गर्म कपड़े बेचने हेतु साझेदारी की, जैसे ही फरवरी 28 आया साझेदारी का समापन। ये इसके अंतर्गत आ जाएगा साझेदारी की अवधि का समापन, यदि साझेदारी एक निर्धारित समय अवधि के लिए की गई है। जैसे मोहन तथा सोहन द्वारा 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक गर्म कपड़े बेचने हेतु साझेदारी की,
अवधि की समाप्ति यानी कि 28 फरवरी को साझेदारी समाप्त हो जाएगी। ये जो सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी हमने, नए साझेदार का प्रवेश, लाभ हानि अनुपात चेंज करना, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना, सेवानिवृत्त, दिवालिया, अवधि समाप्ति या ऑब्जेक्ट समाप्ति, ये सारे के सारे क्या है, साझेदारी का विघटन है। और साझेदारी का विघटन क्या कहता है, पुराने संबंध समाप्त, उसके स्थान पर नए संबंध, या जो पुरानी शर्तें हैं वे समाप्त, उसके स्थान पर नई शर्तें आ जाएगी। नए शर्तों के साथ व्यापार, साझेदारी, फर्म निरंतर। पुराने संबंध, पुरानी जो शर्तें हैं, जो ऑब्जेक्ट थे, उनके स्थान पर अब नया कुछ हो गया। राम श्याम की जगह राम श्याम मोहन हो गए, राम श्याम मोहन की जगह राम और मोहन ही रहे, किसी की डेथ, रिटायरमेंट, ये सारा का सारा साझेदारी का विघटन है। जबकि फर्म का विघटन क्या होगा, फर्म व्यापार करना भी बंद कर दे। जैसे फर्म का विघटन क्या आएगा, देखिए, साझेदारी फर्म का विघटन यानी कि सभी साझेदारों के मध्य जो आर्थिक संबंध है वे नहीं रहना, संपत्तियां बेच देना, दायित्वों का भुगतान। साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से, न्यायालय के दखल के बिना, या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। किसी भी तरीके से, चाहे वे साझेदार न्यायालय में अपील करें, न्यायालय द्वारा आदेश हो, या न्यायालय के बाहर भी वो आपसी समझौते से, आपसी सहमति से, या जो आगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे उनके आधार पर भी फर्म का विघटन या समापन जो है वो हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य होगा। यानी कि साझेदारी का विघटन हो तब फर्म का भी विघटन हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही फर्म का विघटन होता है साझेदारी का विघटन जो है वह स्वतः ही हो जाएगा। हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को कहीं नहीं दर्शाता है। फर्म का विघटन निम्न में से किसी प्रकार हो सकता है। क्या दिखाया गया है, साझेदारी फर्म के विघटन से साझेदारी का स्वतः ही विघटन हो जाता है। परंतु साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन हो आवश्यक नहीं। हर साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन में कन्वर्ट हो ऐसा नहीं होता है। नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी का विघटन है, फर्म का विघटन नहीं। लेकिन दो ही साझेदार है, किसी एक की डेथ होती है तो पहले साझेदारी का विघटन है, वही साझेदारी का विघटन जो है फर्म के विघटन में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऐसा कहें कि वो फर्म का विघटन है, साझेदारी का विघटन जो है स्वतः ही हो गया। आगे लिखा है फर्म का विघटन निम्न में से
किसी भी प्रकार हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन से, देखिए इसके अंतर्गत 4-5 कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है फर्म के विघटन के कारण। पहला आ जाएगा आपका समझौते द्वारा विघटन। आपसी समझौते से साझेदारों ने साझेदारी कंटिन्यू नहीं रखना स्वीकार किया, फर्म जो है वो बंद करना स्वीकार किया, संपत्ति बेचना और दायित्व का भुगतान करना स्वीकार किया। अनिवार्य विघटन, ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि अब फर्म नहीं रहेगी, फर्म जो है अनिवार्य विघटित हो जाएगी। कौन सी कंडीशंस होती है, वही कंडीशंस जो साझेदारी फर्म को अवैध बनाती है, वही क्या करेगी, अनिवार्य विघटन। अभी डिटेल में देखेंगे इसे। फिर आता है अनिश्चितता की स्थिति, ऐसी कंडीशंस बन जाना कि अब साझेदारी फर्म कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। इनमें से किसी क्लोज को ध्यान में रखते हुए भी साझेदारी का विघटन हो सकता है। सूचना द्वारा विघटन, न्यायालय द्वारा विघटन। सूचना द्वारा यानी एक साझेदार अन्य साझेदारों को यह सूचित करते हुए, नोटिस देते हुए कि अब जो है साझेदारी फर्म कंटिन्यू ना रहे, इसे बंद कर दिया जाए। इस प्रकार से फर्म का विघटन जो है वो किया जा सकता है। फिर आता है न्यायालय द्वारा विघटन, यानी कि एक साझेदार या सभी साझेदार न्यायालय में यह अपील करते हैं कि फर्म का विघटन कर दिया जाए, तो न्यायालय कुछ शर्तें जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनको ध्यान में रखते हुए या ऐसा उचित कारण जो न्यायालय को लगे कि फर्म को विघटित कर दिया जाना चाहिए, फर्म का समापन कर दिया जाना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए फर्म का समापन कर दिया जाता है। जैसे पहला पॉइंट समझौते द्वारा विघटन। फर्म का जो विघटन है वो निम्न परिस्थितियों में होगा। कब, समझौते द्वारा। सभी साझेदारों की सहमति हो या साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार, यानी राम श्याम मोहन तीनों ही चाहते हैं कि अब फर्म को जो है कंटिन्यू नहीं करना है। कोई भी कारण हो सकता है ना, तीनों की आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, हो सकता है कि फर्म जो है अब लाभ की स्थिति में नहीं रही है, फर्म के जो ऑब्जेक्ट है फर्म उन्हें अचीव नहीं कर पा रही हो, मार्केट में जो फर्म की स्थिति है वो अच्छी नहीं हो, कोई भी एक रीजन, कम से कम यह रीजन तो शायद ना होगा कि फर्म अच्छा चल रहा है और विघटन कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही साझेदार उसी फर्म का जो व्यापार है और फर्म में नहीं चला करके वो अपना इंडिविजुअल चलाना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। समझौता द्वारा विघटन यानी सभी साझेदार चाहते हैं, या फिर साझेदारों के मध्य जो अनुबंध था वही ऐसा था कि अब साझेदारी का विघटन हो रहा है। आपसी सहमति या जो उनके मध्य किया गया अनुबंध है उसके द्वारा साझेदारी का फर्म का समापन या विघटन किया जा सकता है। अनिवार्य विघटन, फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न परिस्थितियों में होता है, और वे परिस्थितियां कौन कौन सी है, वही सभी परिस्थितियां जो अवैध साझेदारी की थी। कौन कौन सी, सदस्य की संख्या 2 से कम होना, 50 से अधिक होना, सदस्य शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो तब भी साझेदारी क्या होती थी, अवैध होती थी, फर्म कोई ऐसा कार्य करे जो गैर कानूनी हो, सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, उस कंडीशन में भी साझेदारी क्या होती थी, अवैध होती थी। वही कारण क्या बनेंगे, अनिवार्य विघटन के होने वाले हैं। देखिए, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या किसी अनुबंध को करने में अक्षम हो, राम और श्याम साझेदार थे, राम दिवालिया हो जाता है, फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी या वह अनुबंध करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो फर्म क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, हो सकता है पहले जो कार्य किया था वो लीगल था, बाद में सरकार ने उस पर प्रतिबंधित लगा दिया तो क्या हो गया, वो गैर कानूनी हो गया। तो ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है तब भी फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन। जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदार जो है फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, जैसे कि जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए, यानी जब साझेदार था तब नॉर्मल सिचुएशन थी, बाद में XYZ देश के साथ में भारत का युद्ध हो जाता है,
उसे शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वह सदस्य जो शत्रु राष्ट्र का नागरिक है यदि फर्म में बना हुआ है तो फर्म का क्या हो जाएगा, अनिवार्य विघटन हो जाएगा। ये सारी की सारी साझेदारी को अवैध साझेदारी बनाती है और वह अनिवार्य विघटन होता है। जैसे सदस्य जो है 2 से कम हो जाए, 50 से अधिक हो जाए, शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, या फर्म जो है कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो भारत के विधि विधान के अंतर्गत हो, नियम कानूनों के जो है अंतर्गत हो, गैर कानूनी या प्रतिबंधित कार्य हो। गैर कानूनी या प्रतिबंधित कार्य करे तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही उसका विघटन हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, अनिवार्य विघटन की कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखता है, अनिश्चितताओं की स्थिति, साझेदारी के बीच अनुबंध की स्थिति में फर्म का विघटन। यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित है और उस अवधि के समापन पर अनिश्चितता है, राम और श्याम ने सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और या फिर मान लीजिए देखिए एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित हो, दोनों ही कंडीशन है। राम और श्याम ने 6 महीने व्यापार करने हेतु, 6 महीने गर्म कपड़े बेचने हेतु, या 6 महीने किसी भी प्रकार का, या 6 महीने की जगह 2 साल भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, हेतु साझेदारी की। जैसे ही वह अवधि समाप्त होती है तब आगे क्या, अगर वे व्यापार को कंटिन्यू रखते हैं, कुछ हो सकता है नियम शर्तों में परिवर्तन करते हुए उसे कंटिन्यू रखते हैं, तब तो वो साझेदारी के समापन तक रहेगा। लेकिन व्यापार ही बंद कर दिया जाए, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो माल खरीदना, बेचना, बनाना जो है, वही बंद कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वह फर्म का विघटन। कौन सी कंडीशन में, अनिश्चितता की स्थिति में। एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित है और उनका पूर्ण हो जाना, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी की गई है वह पूरा हो जाता है, तो फिर आगे क्या, अगर आगे कंटिन्यू रखा जाता है, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, कुछ दूसरा अनुबंध कर लिया जाता है, कुछ दूसरा प्रोडक्शन तैयार करना शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ साझेदारी का समापन, लेकिन आगे नहीं किया जाता है फर्म का समापन। साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया घोषित होना, ये सारी की सारी क्या है, अनिश्चितता। ऐसा हो भी सकता है कि साझेदारी का विघटन हो, फर्म का विघटन हो, या फर्म का विघटन नहीं हो। ऐसी स्थितियां जहां फर्म का व्यापारिक कार्य निरंतर होते रहना, अनिश्चित हो जाए। यदि व्यापार बंद कर दिया जाए तो साझेदारी फर्म का समापन। हो जाएगा। क्लियर है। अगर फर्म कंटिन्यू नहीं चलती है, व्यापारिक कार्य नहीं करती है, क्योंकि ये वो कंडीशन है जब कंटिन्यू हो भी सकता है और नहीं भी, यानी साझेदार की मृत्यु होती है, राम श्याम मोहन, मोहन की मृत्यु हो गई,
तो क्या किया जाए, राम और श्याम व्यापार को कंटिन्यू करें या नहीं करें, अनिश्चितता होगी। अगर कंटिन्यू करते हैं तो केवल साझेदारी का समापन, अगर बंद कर देते हैं फर्म का समापन। राम श्याम मोहन में से राम दिवालिया घोषित हो गए तो श्याम और मोहन क्या करते हैं, फर्म को कंटिन्यू रखते हैं या बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं तो फर्म का समापन, नहीं तो नई कंडीशंस आ जाएगी, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाएगी, उसके स्थान पर जो है नई साझेदारी आ जाएगी। अब बात करते हैं सूचना द्वारा विघटन। स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में, स्वैच्छिक साझेदारी यानी जो समयावधि है वह निर्धारित नहीं है, ना ही कोई एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए साझेदारी की गई है। जो सामान्य व्यापार है, माल खरीदना है, बेचना है, उसके लिए जो साझेदारी की गई है। यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना नोटिस देकर साझेदारी के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है। स्वैच्छिक यानी साझेदारी किसी विशिष्ट उद्देश्य या निश्चित अवधि हेतु नहीं की गई हो तो क्या कहलाएगी, वो स्वैच्छिक साझेदारी कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कोई एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित में सूचना देते हुए बता सकता है कि अब जो है फर्म का विघटन कर दिया जाए, फर्म जो है वो कंटिन्यू नहीं रहे। और न्यायालय द्वारा विघटन कब होगा, जब एक साझेदार या सभी साझेदार न्यायालय में ये अपील करते हैं, ये याचिका दायर करते हैं कि फर्म का जो है विघटन कर दिया जाए, फर्म का समापन कर दिया जाए। तो न्यायालय इनमें से जो भी कारण अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, या जो भी कारण न्यायालय को उचित लगे कि भाई इस कारण को ध्यान में रखते हुए फर्म का विघटन किया जा सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा, फर्म के विघटन का आदेश दे देता है। जैसे एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे और कोई एक साझेदार या अन्य साझेदार जो है उसके लिए न्यायालय में अपील करता है कि भाई अब फर्म का समापन कर दिया जाए, अब फर्म जो है आगे नहीं चल पाएगी, बंद हो जाएगी, या जो भी क्लोज देता है मानसिक संतुलन खो दे। या जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदारी के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाए। राम श्याम मोहन में कोई साझेदार या सभी साझेदार, कोई भी एक या सभी साझेदार कार्य करने में, फर्म की जो ड्यूटीज है, जो सेल्स परचेज संबंधी, प्रोडक्शन संबंधी कार्य जो वो संभाल रहा था, जो वो कर रहा था, अब वह करने में योग्य नहीं है, तो शेष साझेदार या कोई एक साझेदार जो है न्यायालय में अपील कर सकता है कि भाई इस साझेदारी फर्म का विघटन कर दिया जाए, और न्यायालय को यदि उचित लगता है तो विघटन का आदेश दे सकता है। जब कोई साझेदार कुप्रबंध या लिख देते हैं अपन दुराचरण का दोषी हो, जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो, तो उस कंडीशन में भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है, और न्यायालय को उचित लगता है कि भाई यह जो है, जो कुप्रबंध या दुराचरण का दोषी है, ये फर्म के लाभों को प्रभावित करेगा, फर्म के विक्रय को प्रभावित करेगा, तो उस कंडीशन में न्यायालय जो है उसके समापन या विघटन का आदेश दे सकता है। जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो उस कंडीशन में भी जो है न्यायालय में याचिका दायर करने पर न्यायालय उसके समापन या विघटन का आदेश दे सकता है। बार बार उल्लंघन करना, देखिए एक सिचुएशन ये होती है कि कई बार या किसी एक कंडीशन विशेष में हमने साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया, अनुबंध या समझौते की शर्त का पालन नहीं हो पाया, लेकिन शब्द देखिए जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है, यानी कोई एक साझेदार जो है वो इस चीज में कंसीडर ही नहीं हो रहा है कि यह मैं फर्म का हिस्सा हूं, फर्म जो इस प्रकार से चली जाए, या अनुबंध या जो समझौता है वो इस प्रकार से था, वो बार बार उसका उल्लंघन कर रहा है, नहीं मानना कर रहा है, अवमानना कर रहा है, तो न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय ऐसी फर्म का जो है विघटन कर सकता है।
जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्षकार को जो है अंतरित कर दे, हस्तांतरित कर दे। देखिए, कंपनी के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है या जिसे हम अंशधारी कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी होने की स्थिति में वह अपने अंशों का हस्तांतरण तीसरे पक्षकार को कर सकता है बिना कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन दिए हुए। लेकिन साझेदारी के अंतर्गत कोई भी साझेदार जो है अपना हक, अपना हिस्सा जो है किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकता। यानी राम श्याम मोहन, मोहन अगर सेवानिवृत्त होता है और मोहन चाहता है कि मेरे स्थान पर रोहन साझेदार बन जाए, या मोहन चाहता है कि मेरे स्थान पर मेरा पुत्र साझेदार बन जाए, वह तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि शेष साझेदारों की सहमति नहीं हो। और वो उसको रिप्लेस करके नहीं आ रहा है। हो सकता है वहां पर मोहन जा रहा हो और उसके स्थान पर रोहन आएगा, तो वो एज ए न्यू पार्टनर आएगा, नए साझेदार के रूप में आएगा, उन्हीं शर्तों पर आए जो मोहन की शर्तें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए मोहन ने अपने अंश जो है रोहन को बेच दिए, तो उन अंशों के प्रति जो मोहन का अधिकार था वही रोहन का होगा। साझेदारी में ऐसा नहीं है। अगर नया एडमिशन लेता है वो नए के हिसाब से एडमिशन लेगा। मोहन की जितनी ड्यूटीज या अधिकार थे बिल्कुल वही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मोहन के स्थान पर रोहन आए तो मोहन को तो ख्याति की राशि दी जाएगी, रोहन से हो सकता है ख्याति की राशि वसूल की जाए। जितना पूंजी मोहन की हो उतना ही पूंजी रोहन की हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर शेष साझेदार चाहते हैं कि इसकी पूंजी अधिक राशि मंगवाई जाए, क्योंकि मोहन उस समय व्यापार में जुड़ा था जिस समय व्यापार अपने शुरुआती स्तर पर था। अब एडमिशन लेना है तो पूंजी की राशि 2 लाख नहीं 3 लाख लानी पड़ेगी, ऐसी शर्तें हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है लाभ हानि विभाजन राम श्याम मोहन में बराबर का था, अब राम श्याम रोहन में 2:2:1 का होगा। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि मोहन जाए और मोहन के स्थान पर कल जो है रोहन साझेदार बन जाए, ऐसा संभव नहीं होता। ऐसा कंपनी में हो सकता है। देखिए, कंपनी के अंतर्गत सदस्य, सदस्य कौन, अंशधारी, अपना हिस्सा, हिस्सा मतलब अंश पूंजी, किसी अन्य पक्षकार, तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर सकते हैं, परंतु साझेदारी के अंतर्गत कोई साझेदार अपना हिस्सा अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है सभी साझेदारों अन्य व्यक्ति नया साझेदार नहीं बन सकता है साझेदार की मृत्यु पर
उसका उत्तराधिकारी। यानी कंपनी के अंतर्गत हो सकता है कि मोहन ने किसी कंपनी के अंश खरीदा है तो वो रोहन को बेच दे, रोहन को वही अधिकार मिलेंगे जो मोहन को मिल रहे थे, या मोहन की मृत्यु होने पर वो जो अंश थे वो उसके उत्तराधिकारी रोहन को मिल सकते हैं। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं है। साझेदारी के अंतर्गत कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है तो आज दिनांक तक जितना भी उसका पूंजी या जो भी फर्म में हिस्सा मिलेगा बनेगा उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, लेकिन उसे फर्म का साझेदार नहीं बना सकते। या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं कि स्वतः ही उसका जो रिश्तेदार है उस फर्म में साझेदार बन जाएगा। अगर साझेदार बनाया भी जाता है तो सभी साझेदारों की सहमति से होगा और बिल्कुल एज ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के रूप में वो फर्म में प्रवेश लेगा। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हुई तो उसका अधिकार हो गया कि वो जो है फर्म में साझेदार बन जाए, यह उसका अधिकार नहीं है। क्लियर है? जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्षकार, अन्य पक्षकार को जो है हस्तांतरित कर दे, जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ भी ना हो या इस बात का अंदेशा हो कि हमेशा हानि ही होना है, व्यापार निरंतर हानि या लॉस में चलेगा, व्यापार लाभ नहीं अर्जित कर पाएगा, तो उस कंडीशन में भी जो है फर्म में याचिका दायर करते हुए फर्म का विघटन या समापन किया जा सकता है। जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे, यानी इन शर्तों या इन शर्तों के अलावा किसी भी ऐसे क्लोज पर जब न्यायालय को लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि फर्म का विघटन कर दिया जाए, समापन कर दिया जाए, तो न्यायालय जो है इसके समापन का आदेश दे सकता है। तो ये सारे क्लोज हो गए न्यायालय द्वारा विघटन, यानी ऐसी शर्तें जब न्यायालय जो है उसके विघटन का आदेश दे, साझेदार द्वारा मानसिक संतुलन खो देना, अनुबंध करने में, कर्तव्य निभाने में अक्षम हो जाए, कुप्रबंध या दुराचरण का दोषी हो जिसका प्रभाव फर्म के लाभों पर हो, कोई साझेदार बार बार जानबूझकर साझेदारी संलेख या अनुबंध का उल्लंघन करता है, जब साझेदार अपना जो संपूर्ण जो हिस्सा है, जो अपना हित है, वो अन्य पक्षकार को हस्तांतरित कर दे कि भाई राम साझेदार नहीं रहेगा, राम की जगह पर उसका पुत्र जो है गणेश साझेदार होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फर्म को व्यापार चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, केवल लाभ की कंडीशन हो, या न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे। अब बात करते हैं अपने साझेदारी का विघटन क्या होता है, साझेदारी फर्म के विघटन क्या होते हैं, इनमें अंतर। पहला आधार व्यवसाय की समाप्ति। तो देखिए साझेदारी के समापन या विघटन में कभी भी व्यवसाय बंद नहीं होता है, व्यापार निरंतर चलता रहेगा, जबकि फर्म के विघटन या समापन में व्यापार जो है वो बंद कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि नहीं होगी। लिखा ना, व्यापार का समापन नहीं, व्यापार सतत रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन फर्म के समापन पर या विघटन पर व्यापार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की व्यवस्था क्या करते हैं, जैसे ही साझेदारी का समापन होता है उस कंडीशन में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उनका वास्तविक मूल्य जो है ज्ञात किया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि होता है वो साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। जबकि फर्म के विघटन पर क्या करेंगे, परिसंपत्तियों का विक्रय कर दिया जाएगा और जो है दायित्वों का भुगतान कर देंगे। देखिए परिसंपत्ति व दायित्व के लिए परिसंपत्तियों दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नया तुलन पत्र जो है वो तैयार किया जाता है, और नए तुलन पत्र में वो पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर रिवैल्यूड में जो मूल्य आएगा उसी पर दर्ज की जाएगी। अगर पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्ज नहीं करना हो, पुराने मूल्य पर ही प्रदर्शित करना हो, तो रिवैल्यूएशन के स्थान पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि हम पिछले 2 अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फर्म के विघटन में परिसंपत्तियों का विक्रय, दायित्वों का
भुगतान किया जाता है, दायित्वों के लिए जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है। कौन सी कंडीशन में? साझेदारी, फर्म का विघटन। फिर बात करते हैं न्यायालय का हस्तक्षेप। तो कभी भी साझेदारी के विघटन में, जैसे कि नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति, साझेदार की मृत्यु हो जाना, लाभ हानि अनुपात चेंज करना, कुछ नियम शर्तें चेंज करना, ये साझेदारी का समापन होता है। तो क्या इस कंडीशन में न्यायालय का हस्तक्षेप होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर फर्म का विघटन होता है तो वहां न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है। किसी साझेदार द्वारा न्यायालय में यह याचिका की जाए कि भाई इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फर्म का विघटन किया जाए, तो वहां न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि साझेदारी का विघटन आपसी समझौते के द्वारा होता है। साझेदारी का निर्माण ही क्या है? समझौते के द्वारा। अब उस समझौते में परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, तो साझेदारी का समापन हो जाएगा। लेकिन फर्म का जो विघटन है वो न्यायालय के आदेश द्वारा किया जाता है। कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा इस बात के लिए जो भी उचित कारण समझे उसको ध्यान में रखते हुए उसके डिसोल्यूशन का आदेश दिया जाता है। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अगर साझेदारी का समापन है, साझेदारी का विघटन है, तो आर्थिक संबंध समाप्त नहीं होंगे। कुछ नई शर्तों के साथ, परिवर्तित शर्तों के साथ वो बने रहेंगे, जबकि फर्म का विघटन, फर्म के समापन पर आर्थिक संबंध समाप्त हो जाएंगे, स्थापित नहीं रह पाएंगे। साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं, लेकिन परिवर्तित रूप में। कुछ उनमें क्या आ जाता है? चेंजेज आ जाता है। जैसे राम और श्याम के मध्य जो लाभ हानि बांटा जा रहा था, अब वो राम, श्याम और मोहन के मध्य बांटा जाएगा, चेंज। जबकि साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कौन सी सिचुएशन में? जब फर्म का विघटन किया जाए तो संबंध चेंज हो जाएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, संबंध समाप्त हो जाएंगे। पुस्तकों का बंद होना, जब व्यापार ही समाप्त नहीं हो रहा है तो पुस्तकें बंद होगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन फर्म के विघटन में पुस्तकें क्या हो जाएगी? बंद कर दी जाएगी। व्यापार के समाप्त न होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यापार समाप्त, पुस्तकें भी समाप्त। क्लियर है? अगर व्यापार समाप्त कर दिया जाता है तो पुस्तकें भी क्या हो जाएगी? उसके संदर्भ में समाप्त हो जाएगी। ये आ जाएगी साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में अंतर। व्यापार कंटिन्यू, व्यापार बंद। संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्ति बेच करके दायित्वों का भुगतान। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, आपसी समझौता, न्यायालय द्वारा विघटन किया जा सकता है। आर्थिक संबंध चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित होंगे, लेकिन बने रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। फर्म की पुस्तकें बनी रहेगी, बंद नहीं होगी, बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अपन साझेदारी के अंतर्गत फर्म के समापन पर खातों का निपटारा जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो निपटारा कैसे? कि संपत्तियों से वसूल करेंगे, दायित्वों का भुगतान करेंगे। और साझेदारी अनिश्चित दायित्व रखते हुए होती है, तो अगर भुगतान में कुछ कमी रहती है तो साझेदारों की निजी संपत्तियों से भी जो है वह राशि वसूल की जा सकती है। फर्म का विघटन होने पर फर्म अपना व्यापार बंद कर देती है और खातों का निर्धारण कर दिया जाता है। खाते जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। कैसे? इसके लिए फर्म अपनी परिसंपत्तियों का निपटारा यानी विक्रय कर देती है और अपने सभी जो दायित्व है उनका भुगतान कर देती है। संपत्ति बेच दी जाएगी, दायित्वों का भुगतान कर देगी। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 48 के अनुसार निम्न नियम लागू है। खातों का निपटारा कैसे? संपत्तियों का विक्रय और दायित्वों का भुगतान।
यही क्या होता है, खातों का निपटारा होता है। इसके लिए कौन से नियम लागू होंगे धारा 48 में? देखिए, सबसे पहले हानियों का व्यवहार, इसमें हानि और पूंजी की कमी सहित जितनी भी देय राशि है सबसे पहले लाभों में से दी जाएगी। अगर लाभों में कमी है, शॉर्टेज है, पर्याप्त नहीं है, तो उसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से, और अगर आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो, तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से भी दी जाएगी। हालांकि गार्डनर बनाम मर्रे नियम लागू होता है तो उसकी सिचुएशन अलग है, वो हम अलग से देखेंगे। तो हानि या पूंजी में कमी सहित पहले लाभों में से, साझेदारों की पूंजी में से, या अतिरिक्त रोकड़ मंगवाकर। और परिसंपत्तियों का उपयोग कहाँ किया जाएगा? फर्म की परिसंपत्तियां साझेदारों द्वारा पूंजी में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंशदान सहित निम्न प्रकार और क्रम में प्रयुक्त होंगे। कौन सा क्रम होगा? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी वसूली व्यय कानूनी व्यय हैं वो चुकाए जाएंगे। वसूली व्यय कानूनी व्यय के पश्चात में जितने भी सुरक्षित दायित्व है, जिनके लिए संपत्तियों पर प्रभार है, वे चुकाए जाएंगे। उसके पश्चात असुरक्षित लेनदार जितने भी है वो चुकाए जाएंगे। फिर साझेदार के ऋणों का भुगतान, साझेदारों की पूंजी वापसी, और अतिरिक्त जो भी राशि रहता है वो साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित की जाएगी। तो कौन सा क्रम होगा? फर्म के ऋण और अन्य पक्षों को भुगतान, इसके अंतर्गत भी पहले सुरक्षित और उसके पश्चात असुरक्षित, और उससे पहले भी कानूनी व्यय और वसूली व्यय। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम जो कि पूंजी की अतिरिक्त पूंजी से भिन्न है, यानी कि साझेदार से ऋण को प्रत्येक साझेदार को आनुपातिक भुगतान करेगा। आनुपातिक क्यों? क्योंकि पर्याप्त धनराशि हो ऐसा जरूरी नहीं है। साधारण परिस्थिति में विघटन तभी होता है जब फर्म की संपत्तियों की तुलना में दायित्व अलग है, फर्म लगातार घाटे की स्थिति में। तो पूरा भुगतान हो पाए जरूरी नहीं है, अगर हो जाता तो पूरा भुगतान कर देंगे। पूंजी खातों में जो साझेदारों को देय है, प्रत्येक साझेदार का आनुपातिक भुगतान। अगर पर्याप्त धनराशि तो पूरा चुका देंगे, पर्याप्त नहीं है तो फिर जिसकी जितनी पूंजी है उसी अनुपात में वितरित कर देंगे। उसके पश्चात भी अगर धनराशि बचती है तो साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित शेष राशि यदि कोई है सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में होगी। देखिए, फर्म के विघटन पर भुगतान का क्रम सबसे पहले आ जाएगा किसी प्रकार के कानूनी व्यय है या कोई वसूली व्यय है, वे आएंगे। इसके पश्चात सुरक्षित ऋण आएंगे, यानी कि ऋण जो संपत्तियों पर प्रभार रखते हैं। असुरक्षित ऋण ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आनुपातिक। आनुपातिक क्यों लिखा है मैंने ब्रैकेट में? क्योंकि इतना धनराशि हो, लिक्विडिटी हो, नगद हो कि पूरा भुगतान हो जाए कोई जरूरी नहीं है। तो जिस साझेदार का जितना भी असुरक्षित ऋण है, जैसे लेनदार है, बीपी है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, जितना भी उनका अमाउंट बनता है उसी अनुपात में जो है भुगतान कर देंगे। अगर पूर्ण राशि है तो पूरा भुगतान कर देंगे। इसके पश्चात आ जाएगा साझेदारों का ऋण। तो यहां पर भी पर्याप्त राशि है तो पूर्ण भुगतान, अन्यथा ये भी जो है आपका आनुपातिक किया जाएगा। फिर आ जाएगा साझेदारों की पूंजी वापसी।
ये भी क्या होगा आपका अनुपातिक। अगर पर्याप्त है, सभी पूंजी वापसी हो सकती है, पूरा पूंजी रिटर्न हो सकता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अनुपातिक करेंगे। इसके पश्चात भी राशि रहती है, शेष राशि साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में। तो अगर एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संपत्तियों से वसूली या फर्म के विघटन पर भुगतान का जो क्रम होने वाला है वह क्या होगा, तो इस सीक्वेंस में, इस क्रम में जो है हम राशियां लौटाएंगे, भुगतान जो है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, परिसंपत्तियों से वसूली, साझेदारों से अंशदान के साथ यदि आवश्यक हो तो इसका उपयोग सर्वप्रथम फर्म के बाहरी भुगतान, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, यानी कि लेनदार, ऋण, बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र आदि के लिए किया जाएगा। और यह ध्यान रहे कि सुरक्षित ऋण का भुगतान असुरक्षित ऋण से पहले होगा। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था, पहले सुरक्षित ऋण जो कि संपत्तियों पर प्रभार रखते हैं, संपत्तियां जिनके बदले गिरवी है, उसके पश्चात जो है असुरक्षित ऋण। फिर आ जाएगा शेष राशि का उपयोग साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण और अग्रिम के भुगतान के लिए होगा। यदि शेष राशि अपर्याप्त हो तो ऋण का भुगतान भी क्या होगा, आनुपातिक रूप से, जैसा कि अभी हमने बात की थी। अगर पर्याप्त रोकड़ नहीं है कि पूरा ऋण चुका दिया जाए तो ऋण का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में जो है भुगतान कर दिया जाएगा। बची हुई राशि का उपयोग पूंजी खातों के शेष के निपटान के लिए किया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर अतिरिक्त राशि बचती है तो साझेदारों में जो भी उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा उसमें वितरित। यदि अतिरिक्त राशि बचती है तो इसे लाभ विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, सभी साझेदारों में वितरित कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही क्रम जो है अपने को ध्यान में रखना है। कानूनी व्यय, वसूली व्यय, फिर सुरक्षित ऋण, फिर असुरक्षित, अगर शॉर्टेज है कैश की तो अनुपातिक, अगर पर्याप्त है पूरा भुगतान, फिर आ जाएंगे साझेदारों का ऋण। अगर राशि पर्याप्त है तो पूर्ण भुगतान, नहीं तो अनुपातिक भुगतान। पूर्ण भुगतान करने के बाद राशि बचती है तो साझेदारों की पूंजी वापसी। अगर कम पड़ता है तो अनुपातिक भुगतान। राशि बचता है तो शेष साझेदारों में जो है लाभ हानि अनुपात में वितरित। बिल्कुल यही यहां पर बताया गया है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि साझेदार के पर्सनल लोन भी लिए गए हो फर्म के बाहर, और फर्म का घाटा तो है ही। दोनों ही सिचुएशन में अगर फर्म की संपत्तियां हैं तो पहले फर्म के दायित्व चुकाए जाएंगे। अगर वो बच जाते हैं संपत्तियों से राशि तो उसके व्यक्तिगत ऋण चुकाए जाएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत संपत्तियों से पहले व्यक्तिगत ऋण चुकाए जाएंगे, उसके पश्चात फर्म के ऋण चुकाए जाएंगे, वह भी तब जबकि फर्म की स्वयं की जो संपत्तियां हैं वो ऋण के बदले में कम हो, ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाए। किस प्रकार, देखिए, व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण, जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण फर्म के ऋण जो है वो साथ साथ होते हैं, वहां अधिनियम की धारा 49 के निम्न नियम लागू होंगे। कौन से नियम है? फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। फर्म की संपत्ति है, फर्म के ऋण चुकाए जाएंगे, और जो आधिक्य राशि बच जाती है यदि कोई है तो साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी, जिसका उपयोग उनके निजी दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाएगा। फर्म की संपत्तियां फर्म के ऋणों में काम में आएगी। फर्म का ऋण चुकाने के बाद अगर आवश्यक बच जाती है रोकड़, अतिरिक्त रोकड़ बच जाती है, तो साझेदारों में जो भी उनका दावा बनता है उसके अकॉर्डिंग विभाजित हो जाएगी, जिसका उपयोग वो अपने निजी दायित्वों के भुगतान में कर सकते हैं। और बिल्कुल इसका विपरीत, साझेदार की निजी परिसंपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम उसके निजी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। फर्म की संपत्तियां फर्म के ऋणों में, निजी संपत्तियां निजी ऋणों में।
शेष राशि यदि कोई है तो उसका उपयोग जो है वो फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। वह भी कब? जब फर्म के दायित्व फर्म की संपत्तियों से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फर्म के पास में संपत्तियां हैं, वो अपना दायित्व चुकाने में सक्षम है और साझेदार की संपत्तियां काम में ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्म के ऋण फर्म की संपत्तियों से चुकाए जाए, व्यक्तिगत ऋण व्यक्तिगत संपत्तियों से। लेकिन साझेदारी के अंतर्गत संपत्तियां ज्यादा है तो ऋण चुकाने के बाद में जो रोकड़ बचती है वो साझेदारों में उसके दावों के अकॉर्डिंग विभाजित हो जाएगी। और अगर फर्म के दायित्व ज्यादा है, संपत्तियां कम है, तो साझेदार की जो व्यक्तिगत संपत्तियां व्यक्तिगत ऋण चुकाने के बाद बचती है उनका उपयोग जो है फर्म के लिए कर लेंगे, फर्म के ऋणों के लिए कर लेंगे। उस स्थिति में होगा यदि फर्म के दायित्व जो है फर्म की संपत्तियों से अधिक अगर कम है तो नहीं, फिर फर्म की संपत्ति काम में ले लेंगे। यह ध्यान रहे कि साझेदारों की निजी संपत्तियों में उसकी पत्नी, बच्चों की निजी परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि अगर फर्म के दायित्व ज्यादा है, संपत्तियां कम है, तो हम उसकी निजी संपत्ति काम में लेते हैं। लेकिन निजी संपत्ति से केवल साझेदार की निजी संपत्ति, उसके परिवार यानी पत्नी, बच्चे या किसी रिश्तेदार की जो संपत्तियां हैं उसका उपयोग कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म के दायित्व संपत्तियों से ज्यादा है, किसी भी परिस्थिति में उसके पत्नी, बच्चों या रिश्तेदारों की संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। अतः यदि फर्म की परिसंपत्तियां फर्म के दायित्व का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो साझेदार को अपनी निवल निजी परिसंपत्ति, जो कि निजी परिसंपत्तियों में से निजी दायित्वों को घटाने के बाद है, वो अभिधान किया जाएगा। यानी परिवार की संपत्तियां नहीं ली जाएगी, केवल और केवल जो है साझेदार की संपत्तियों का उपयोग करेंगे। वो भी कौन सी? साझेदार के व्यक्तिगत दायित्व चुकाने के बाद में जो उसकी संपत्तियां बचती है वो फर्म के लिए जो है उपयोग में लिया जा सकता है। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।